नूर, सबसे पहले तो ये बताएं कि एज फादर अमानुल्लाह साहब कैसे थे? फादर का रिलेशन तो होता ही है बाप बेटी में, लेकिन वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे और आज भी हम अपना बेहतरीन दोस्त बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हमारे दरमियान कोई भी ऐसी कन्वर्सेशन होती थी जो एक बेटी बाप के साथ करती है, तो उनका जो एक ह्यूमर हुआ करता था उसकी वजह से हम और ज़्यादा ईज़ में आ जाया करते थे और हमें ये टेंशन नहीं हुआ करती थी कि ये बात बाबा को पता चल जाएगी या हम बताएंगे तो क्या होगा। बहुत ज़्यादा नॉर्मल बिहेव करते थे और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने उनको सोशल साइंटिस्ट का नाम दिया। बिल्कुल। और मुझे इस बात पर फ़ख्र है, उन्होंने ना सिर्फ सोसाइटी के लिए एक जो कॉमेडी का रोल प्ले किया, कॉमेडियन का रोल प्ले किया, बल्कि उन्होंने हमारी तरबियत में भी मुझे वो एक सोशल साइंटिस्ट नजर आता है। अरे वाह, जबरदस्त। अच्छा, कहा जाता है कि वो अपनी कॉमेडी से बहुत ऐसे पैगामात भी दे जाते थे जो बड़ी सीरियस नौयत के होते थे। अगर हम आज भी उदास होते हैं ना, तो खुशकिस्मत है कि हम यूट्यूब खोलते हैं और वो भरा पड़ा है, वालिद साहब की आवाज़ सुन लेते हैं, उनको महसूस कर लेते हैं कि वो हमारे करीब हैं। और मैं कहती हूँ उनकी जो कॉमेडी हुआ करती थी कि गरीब जो टूटी खोल दे तो पानी भी टेढ़ा आंदा है, सारे कपड़े भर जाते ने, और उनकी कॉमेडी में वो चीज़ नहीं हुआ करती थी जो आज के लोगों में हम देखते हैं। लेकिन बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो वालिद साहब की कमी है, ना सिर्फ कॉमेडियन के तौर पर बल्कि हमारी ज़िंदगी में भी, और ऑफ एंड ऑन आप लोग बुलाते रहते हैं और हमसे उनके बारे में बात करते रहते हैं, तो वो यादें ताज़ा हो जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सुना है कि वो घर में भी मजाक से भरपूर गुफ्तगू करते रहते थे। बिल्कुल। तो कोई ऐसा वाकया हमारे साथ शेयर करें जिसमें बहुत सीरियस कोई गुफ्तगू हो रही हो? अच्छा, रिसेंटली वालिद साहब का बहुत ज़्यादा वक्त गुजरा तुफैल नियाज़ी साहब जो बहुत बड़े सिंगर थे उनके घर में, और उनके बेटों के साथ जावेद और बाबर नियाज़ी के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। तो लास्ट वीकेंड हम लोग उनके पास थे और बातें हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, जब आपके वालिद को सादत नसीब हुई हज और उम्रा की, तो वो वहाँ गए सऊदी अरेबिया, और वहाँ पर उनको जो एक दोस्त था जिन्होंने उसे रिसीव किया, और रिसीव करके उसने कहा कि आप गाड़ी में बैठें, ये हमारा दोस्त ही है, तो ये आपको मंजिल तक ले जाता है, होटल तक, और हम पीछे पीछे आ रहे हैं। वालिद साहब हरी में थे, मतलब एयरपोर्ट से निकले और जल्दी में बैठ गए, और वालिद साहब बैठे हैं, तो वालिद साहब ने ध्यान नहीं किया कि आगे वाला बंदा या साथ जो ड्राइवर बैठा है वो इंडियन है, पाकिस्तानी है या कौन है। जब वालिद साहब कहते हैं मैंने ऑब्जर्व किया कि वो कौन है, तो वो जो वहाँ के लोग होते हैं, बद्दू होते हैं, उनको बद्दू भी कहा जाता है शायद। अच्छा, तो वो था। तो वालिद साहब कहते हैं मैं कंफ्यूज हो गया और मैं परेशान हो गया कि जेनू अंग्रेज़ी आंदी तो मैं तो कह देता कि स्टॉप, या उर्दू आती तो कुछ कह देता, इंडियन होता तो भी हमारी कन्वर्सेशन हो जाती। अब स्टॉप आने पर मैं क्या करूँगा? तो वालिद साहब ने फिर अपना दिमाग लड़ाया, और क्योंकि अरबी का कोई भी हम एंड होता है तो वो सदाकल्लाहुल अज़ीम होता है। तो वालिद साहब कहते हैं मैं फिर रोला पाता, मैं क्या सदाकल्लाहुल अज़ीम वाला गोडा फाड़ के बस फिर मैं कहता रहा। तो ये एक मेरे लिए बड़ी मज़े की बात थी। और हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो आज भी मैं कहती हूँ वालिद साहब की जुगतों को वो एक प्रॉपर एक स्किट करके 5 से 6 मिनट का या 2 मिनट का वो स्किट करके इतना खूबसूरत डिलीवर कर रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा नूर, अगर हम बात करें जिस दौर में आपके वालिद साहब ने कॉमेडी की, तब कॉमेडी का मयार और हुआ करता था, बहुत मयारी कॉमेडी होती थी, बिल्कुल, और कंटेंट पे बहुत फोकस होता था। अब आप क्या समझती हैं कि क्या हमारा जो शिफ्ट ये सोशल मीडिया की, जिससे आपने भी बात की कि कंटेंट क्रिएटर्स है बड़ा अच्छा काम करें, लेकिन क्या डिफरेंस महसूस करती हैं? क्या फ़र्क है तब की कॉमेडी में अब की कॉमेडी में? डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अब की कॉमेडी की अगर हम बात करें, बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक गरीब और अमीर का और उनके बच्चों का, इवन कि उनके ख्वाबों का तबादला जो वालिद साहब किया करते थे, कि गरीब का जो एक घर होता है वो इतना छोटा होता है, वहाँ 10-12 बच्चे इकट्ठे सो रहे होते हैं, आधा ख्वाब ओनू आ रहा है, उदा ख्वाब ओनू आ रहा है। तो मुझे लगता है अब जो एक बहुत अच्छी बात है कि वेल एजुकेटेड लोग फील्ड में आ रहे हैं, लेकिन वो जो एक था ना ग्रास रूट लेवल से निकला हुआ अमानुल्लाह, वो हर तबके की कॉमेडी करता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि सिर्फ या तो एलीट क्लास के लिए कॉमेडी हो रही है या अपर मिडिल क्लास के लिए कॉमेडी हो रही है। वो तबका जिसको दर हकीकत अपने तफक्रात को भुलाने के लिए कॉमेडी की ज़रूरत है, उनके मसाइल से तो मुझे लगता है जो वेल एजुकेटेड कॉमेडियंस हैं वो मुझे नहीं लगता कि वो वाकिफ और मुझे अच्छी तरह याद है कि अमानुल्लाह साहब के जितने भी माजी के ड्रामे हैं, खासतौर पर स्टेज ड्रामे, बड़े सब्जेक्टिव हुआ करते थे। उसमें कोई ना कोई इशू डिस्कस किया जाता था और उसके गिर्द ही घूम रहा होता था वो पूरे का पूरा थिएटर। और अब वो सब्जेक्टिव जो है ना वो उस तरह से हमें नजर नहीं आ रहा। और बहुत दुख होता है। आप लोगों ने बहुत अच्छी बात की कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमें सिखाया जाता था
कि थिएटर किसी भी मुआशरे की अक्कासी करता है। तो बहुत अफसोस होता है जब हम इंडियंस से मिलते हैं, वालिद साहब के कितने फैंस हैं, वो लोग हमें ग्रिप करते हैं, हमसे बात करते हैं, हमसे थिएटर के बारे में पूछते हैं, तो मैं बहुत अफसुर्दा हो जाती हूँ कि हमारा थिएटर तो उस तरह से काम कर ही नहीं रहा। और क्या हमारा थिएटर हमारे मुआशरे की अक्कासी कर रहा है? तो शायद फिर अगर हमारा थिएटर ऐसा हो चुका है तो शायद फिर, बल्कि शायद नहीं, यकीनन हमारे मुआशरे में भी फिर सब ये तोड़ फोड़ और बिगाड़ दिख रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नूर, अब बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते हैं, फिर वो टैलेंट लेते हैं और फिर वो आगे उसको भी लेके चलते हैं, लेगेसी को जो है ना लेके। आप ये बताइए कि आपके बहन भाइयों में कोई इस तरह का है जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो, बहुत विटी हो और वालिद साहब से ये चीज़ ली हो? जैसे मैंने कहा कि पहले जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं उनका वो एक्सपोजर हो ही नहीं सकता जो एक ग्रास रूट लेवल से निकले हुए इंसान का एक्सपोजर होता है। तो बिल्कुल जी, हमें भी हमने भी जब आंखें खोली तो वालिद साहब सुपरस्टार थे, हमने भी वो गरीबों का वो उस तरह से कल्चर नहीं देखा और बहुत सारी चीज़ों से हम लोग भी महरूम रहे। हमारी भी ऑब्जर्वेशन में उतना ज़्यादा एक स्पार्क नहीं है जैसी एक ऐसे इंसान में होती है जिसने हर तरह का माहौल देखा हो। तो लेकिन ज़रगोन है जो बहुत अच्छा काम कर रही थी और अभी भी हम उसको कहते हैं क्योंकि उसकी फील्ड थी टेक्सटाइल और फैशन की। अब वो अब्रॉड मूव कर गई अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो अब उसका मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है फ़िलहाल। लेकिन हम मिस करते हैं कि यार अच्छा था कोई ऐसा बहन भाई था जो वालिद साहब के नाम को आगे लेकर चल रहा था। हाँ यस, ज़रगोन को मैंने देखा भी, बहुत से शोज में भी उन्होंने परफॉर्म किया और लोग बड़ा उनको पसंद भी कर रहे थे। तो आपकी क्या मसरूफियात होती है? मैं क्योंकि वालिद साहब का शौक़ था, मैं तो मतलब हम लोगों का तो ऐसा निज़ाम तालीम है ना कि हम लोगों को तो बड़ी एक एज में जाकर भी अपनी डायरेक्शन का आइडिया नहीं होता स्टूडेंट्स को। तो हम भी उनमें से एक थे, लेकिन वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि उनका प्रेस क्लब आना होता था, तो उनकी ख्वाहिश थी कि नहीं मेरी एक बेटी जर्नलिज्म ज़रूर करे, मास कम्युनिकेशन। तो उन्होंने फिर मुझे खुद वो डॉक्टर मुगीज़ुद्दीन शेख साहब के पास लेकर गए और उन्होंने कहा बस है बच्ची ताड़े हवाले है और बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर उन्होंने ही गाइड किया कि इंटर्नशिप करनी है तो रिपोर्टिंग में करनी है, मेरा इंटरेस्ट प्रोडक्शन में था। तो अभी फिलहाल मैं एज एन एंकर काम कर रही हूँ एक निजी टीवी चैनल के साथ। जबरदस्त हो गया। जबरदस्त। अच्छा नूर, ये भी बताएं कि अमानुल्लाह साहब की घर में क्या मसरूफियात होती थी, क्योंकि वो थिएटर करके आते थे, डिफरेंट टीवी चैनल्स में भी हम उनको देखते थे, लेकिन क्या उसके अलावा मसरूफियात होती थी? किस चीज़ का शौक था? खाने में क्या पसंद करते थे? किस तरह के उनकी रूटीन क्या थी? वालिद साहब जैसे खवातीन होती है ना, शॉपिंग के लिए जाती हैं तो पहले ड्रेस लेती हैं, फिर उसके साथ चीज़ें मैच करना स्टार्ट करती हैं, फिर मेकअप की तरफ जाती हैं। तो वालिद साहब जब घर पर हुआ करते थे तो वालिद साहब पहले डिसाइड किया करते थे कि आज पकना की है। अच्छा। और फिर उसके फिर लवाजमात खरीदने में उनका सारा दिन गुजर जाया करता था कि अगर घर पर कोई दावत है, मेहमान आ रहे हैं तो उस क्या खाना बनाया जाएगा, क्योंकि हमारी मदर की डेथ हो गई थी काफ़ी, हम लोग तब छोटे थे। तो वालिद साहब ने फिर वो माँ की भी एक जिम्मेदारियाँ मतलब समेट ली थी और वो माँ बनकर के अगर आप बहन के ससुराल वाले आ रहे हैं तो क्या बनाना है और किस तरह से मैनेज करना है, तो वो सारा दिन उनका ना इसी तो शौक से क्या बनवाते थे? किस चीज़ की खरीदारी जो है वो बहुत शौक से किया करते थे? खाने पीने की ही, और उनको फिश बहुत ज़्यादा पसंद थी। बिल्कुल। और डॉक्टर ने उन्हें स्टीम फिश और वेजिटेबल्स बताए हुए थे जी, तो उनकी यही कोशिश हुआ करती थी कि कहीं से जाकर स्टीम फिश और फ्रेश वेजिटेबल्स उन्हें मिल जाएं और आलू गोश्त बनवाया जाए। तो वो खुद थोड़ा सा टेस्ट किया करते थे क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था उन्हें, तो खुद थोड़ा सा टेस्ट किया करते थे, लेकिन उसकी शॉपिंग में वो सारा दिन गुजार दिया करते थे। तो खाने के शौकीन थे बहुत ज़्यादा। जबरदस्त जी। अच्छा नूर, वालिद साहब के साथ आपका टाइम गुजरा होगा, अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, अमानुल्लाह साहब ने हर तरह का वक्त देखा, जब मुश्किल वक्त भी आया तो किस तरह से उन हालात का सामना किया? आप लोगों की भी फिर मैं यहाँ पर बात करूँगी कि आप लोगों ने किस तरह से उस टाइम को फेस किया। अच्छा, एक थिएटर का टाइम था जब हम लोग स्कूल में जा पढ़ते थे, स्कूल गोइंग थे, और जब थिएटर में एक नया ट्रेंड आया मुजरा और डांस का, तो वालिद साहब ने और कुछ और इनके दोस्तों ने मिलकर बॉयकॉट करने की भी कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो सब कुछ सडन हुआ, अचानक हुआ और उस तरह से प्लान नहीं था। लेकिन हम आज जिस मकाम पर भी मौजूद हैं, जो भी काम कर रहे हैं, इसका क्रेडिट 110% हमारे पेरेंट्स को जाता है, जिन्होंने डाउनफॉल के टाइम में भी एक ऐसा वक्त जिसमें आमदनी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, लेकिन उन्होंने वो चीज़ें मैनेज की, हमारी तालीम नहीं रुकी और हमारे किसी भी किस्म के अखराजात नहीं रुके। हाँ, एक फ़ेज़ होता है जिसमें हम लोग वालिद साहब हमें स्विमिंग के लिए लेकर जाया करते थे और इस तरह की आसाइशों को थोड़े अरसे के लिए ब्रेक लग गया
और मैं आज भी, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं ना, बिल्कुल। तो जब भी मैं कभी परेशान होती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में सब्र कहाँ से मिलेगा, तो मैं अपने वालिद साहब का वो एक डाउनफॉल का टाइम याद कर लेती हूँ जो चंद सालों का था। और उसमें उनकी रूटीन हुआ करती थी, वो नमाज पढ़ने मस्जिद जाया करते थे और वो कहते थे मुझे, मैं अपने डिप्रेशन को और इन चीज़ों को इसी तरह से कंट्रोल कर रहा हूँ। सही सही। नूर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपके लिए ढेरों दुआएं एंड गुड लक। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे और ज़रगोन को भी। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।